आश्रम का निर्माण कार्य पूरा हो चुका। कल गृह प्रवेश की पूजा है। गांव वाले महीने भर से सहयोग कर रहे हैं। जब गांव वालों को समझ आ गया कि आश्रम जोगी बाबाओं के लिए नहीं बल्कि गांव के हित में बनाया जा रहा है, तो वे आकर पूछने लगे कि क्या उनके योग्य कोई काम है। छोटी छोटी सेवाओं का वे पैसा नहीं लेंगे, जब तनिक फुर्सत होगी आकर सपर देंगे। जो आश्रम की निर्माता हैं, उन्हें कोई ताई कहता है, कोई दादी, कोई चाची तो कोई भौजी। पीठ पीछे वे बनारस वाली कही जाती हैं, यानी बनारस वाली भौजी, चाची, ताई, दादी। उनकी पहचान बनारस के नाम से ही होती है, क्योंकि उनके पति बनारस में ही नौकरी करते थे। वहाँ घर भी बनवा लिया था उन्होंने। बस एक बेटा था छोटा सा, तभी वे इहलोक छोड़ गए थे। अकेली रह गई बनारस वाली। बच्चे को अच्छी शिक्षा भी देनी थी और गांव की विस्तृत खेती बाड़ी की देखभाल भी करनी थी, इसलिए वे दौड़ती रहती, गांव से शहर, शहर से गांव। कभी घर किराए पर दिया तो 100 बवाल झेले, कभी खेत बटाई पर दिए तो वहां भी शोषण झेला। कड़क होती गई वे। बेटू की उच्च शिक्षा के लिए बनारस वाला मकान बेच दिया। बेटू हॉस्टल में रहने लगा और वे खुद गांव में खेती खुद करवाने लगी। मजूर लगवाती तो उनकी ढिठाई भी देखती। सख्त होना पड़ता उन्हें तब। खुद भी जी तोड़ मेहनत करती, दूसरों से भी करवाती। फसल बेचती, बेटू की शादी के लिए पैसा जमा करती। अपने सब गहने बहू के लिए संभाल दिए थे। नए कपड़े अपने लिए कभी न लेती। घिसे पेटे से काम चलाती रहती। पति के जाने के बाद उनके जीवन का एक ही लक्ष्य था, बस बेटू का भविष्य संवारना। बेटू की पढ़ाई, बेटू की सुविधाएं, बेटू की शादी, उनकी पूरी दुनिया बेटू से ही थी। बेटू के लिए यह, बेटू के लिए वह। पर बेटू तो चला गया पिता के पास। इहलोक में अकेली रह गई बनारस वाली। बनारस में अब कुछ भी नहीं है उनका, न व्यक्ति न संपत्ति, लेकिन नाम के साथ तो बनारस वाली जीवन भर जुड़ा ही रहेगा। बनारस के अलावा कोई शहर नहीं देखा है उन्होंने। एक गांव के संपन्न घर में पली बढ़ी, दूसरे खेती पाती वाले पढ़े लिखे घर में आ गई। काम इतना था कि अपने पढ़ने लिखने के बारे में तो कभी सोच भी नहीं पाई। चूल्हे चौके की सुघड़ता का महत्व था दोनों घरों में। क्या मायका, क्या ससुराल। महिलाओं से वहां खूब व्यंजनों की अपेक्षा रखी जाती थी। अतिथि सत्कार का कौशल बहुत महत्व रखता है और घर परिवार की अच्छी देखभाल की उम्मीद रखी जाती है। यह तो दुर्भाग्य की मार थी कि खेती पाती का काम संभालना पड़ा। दिन दिन भर धूप में घूमना, रखवाली के लिए, मजूरों का काम देखने के लिए, अपने खेतों के बिजू का हिलाने और जंगली जानवरों की घुसपैठ को स्थगित करने के लिए कनस्तर बजाने जैसे काम भी रात में बाहर निकल निकल कर किए बनारस वाली ने। विधवा होकर गांव की गरीब औरतों की तरह काम करने में भी संकोच नहीं किया। अपना पैसा बचाया है। बेटू को तभी तो सुविधाएं दे सकेंगी। ठकुरानी बनकर नहीं रही कभी। कमर कसकर मजूरों के साथ खुद भी मजूर ही बनकर रही। जब बेटू ने भी भरी जवानी में दुनिया छोड़ दी तो वे बेहाल हो गईं। गांव की संपत्ति बेच बेच कर देवर जेठ बड़े शहरों में और विदेशों में जा बसे थे। सहायता भला करता भी कौन। मायके से सहारा लेना उनके स्वाभिमान को स्वीकार नहीं था। वैसे वहां से भी तो अधिकतर लोग अपना हिस्सा बेच बाच कर चले ही गए। भैया हैं जो एक पास के कस्बे में रहते हैं, उनके पास कभी कभी चली तो गईं बनारस वाली, लेकिन वहां रम नहीं पाई। अजीब लोग हैं वहां के, मेहनत करना जानते नहीं। न शहरों वाली व्यस्तता है न गाँवों वाली। घर घर की छोटी छोटी बातों में ही उनकी रुचि रहती है। दूसरों का फटा जरा कुछ दिख जाए तो अड़ाने के लिए उनकी टांगें बेचैन हो जाती हैं। पसंद नहीं आते कस्बाई लोग बनारस वाली को। भैया के घर जाती तो वे आंगन में बैठकर भी खींच जाती। कोई न कोई पड़ोसिन अधिकार के साथ आकर पास बैठ जाती। क्या पकाया क्या खाया से लेकर बेचारी विधवा के लिए हाय हाय करने तक में घंटों बैठी रहती। जिन बातों को बनारस वाली भूल जाना चाहती उन्हें ही कुरेदती रहती पड़ोसी ने। समय काटने के लिए किसी के घाव कुरेदो, किसी को नीचा दिखाओ, किसी के आगे डींगे हाँको, किसी की जासूसी करो, किसी की निंदा करो, किसी का मजाक बनाओ, हंसी उड़ाओ। यह है
उनका मुफ्त का मनोरंजन। बनारस वाली जैसी कर्मठ महिला तो ऐसी बकवास झेल नहीं पाती। या तो घर के भीतर ही बैठी रहती या फिर छत के ऐसे कोने में जा बैठती जहां उन्हें कोई देख नहीं पाए। इन्हीं कारणों से भाई के घर भी जाने को मन नहीं करता। पर भतीज बहू के मायके से लगन लग गई बनारस वाली की। बहू बड़ी संस्कारी है। खूब संभाला उसने बनारस वाली बुआ सास को, खूब सम्मान दिया, खूब सेवा की, अपने मधुर कंठ से खूब भजन सुनाए, उन्हें भी सिखाए। राम नाम ही कितनी धुनों में गाना सिखा दिया। तभी तो वह समा गया जीवन में, कभी छूटता नहीं है। सुबह नींद खुलते ही कोई मधुर धुन राम नाम ओढ़ती आ बैठती है उनके कंठ में, और रात को नींद में जाने तक कोई न कोई धुन उनके साथ रहती ही है। बस एक राम नाम पूरे दिन पर छा जाता है। रात को नींद टूटती है तब भी वह अखंड चलता रहता है, एक नाम धुन बदल बदल कर। अब क्या है जीवन में राम के अलावा? कुछ भी नहीं। तो सोचा बनारस वाली ने कि इस संपत्ति का कुछ सही उपयोग होना चाहिए। अपने बिखरे बिखरे से विचारों को लेकर वे राम रसायन चली गईं। महीनों रहीं वहां, ठोस विचार लेकर आईं। बिखराव भ्रम सब छूट गए। दूर दूर के खेत बेचे, घर के पास ही नव निर्माण करवाया, आश्रम बनाया। गांव वालों ने जाना कि उनके हित के लिए ही आश्रम है तो वे सहायता के लिए जुटने लगे। हफ्ते भर से भंडारे की तैयारी ऐसे ही तो हो रही है। जहां तहां फैली हुई निर्माण सामग्री का ठीक ठीक उपयोग गांव वालों के सहारे ही हो सका। गृह प्रवेश की पूजा से 4 दिन पहले ही कुछ मेहमान आ गए थे। गांव की बहू बेटियों ने उनके भोजन की व्यवस्था में सहयोग देना अपना धर्म समझा। पूजा के पहले दिन राम रसायन से पंडित जी अपने चेले विमल के साथ आ गए थे। रात तक उनकी दोनों ब्याहता बड़ी बेटियां भी आ गईं। बेटा और छोटी बेटी अपनी अपनी नौकरी की व्यस्तताओं के कारण नहीं आ सके। जो 2 बेटियां आई हैं वे भी कारोबारी हैं, लेकिन बनारस वाली बुआ जी का प्रेम भरा अनुरोध इतना था कि उन्हें आना ही पड़ा। दोनों के साथ उनकी बेटियां भी आई हैं। बड़ी की बेटी दिव्या और छोटी की बेटी गुड़िया, दोनों खूब मस्त थीं आपस में ही। नाना जी मिल गए तो उनसे ही चिपट गईं। आश्रम की धुलाई सफाई गांव के सहयोग से ही हो पाई। दिव्या, गुड़िया और विमल तीनों लोग पंडित जी का सहयोग कर रहे थे। इस तरह बनारस वाली के आश्रम में गृह प्रवेश की पूजा विधि विधान से संपन्न हो गई। पूरे आश्रम की छत के किनारे मुंडेरों पर आम की पत्तियों के वंदनवार सुशोभित थे। द्वार द्वार पर गेंदे की मालाएं सज रही थीं। फूल पत्ते लाने से सजाने तक का काम गांव की लड़कियों ने किया था। महिलाओं ने भंडारे की सब्जियां काटी और पूड़ियां बेलीं। बाकी सब काम पुरुषों ने किया। गांव से बाहर का कोई कारीगर नहीं आया। खूब प्रेम पूर्वक गांव वालों ने पड़ोसी गांव के लोगों को भी भोजन करवाया। लोग आ आकर पूछ रहे थे, इस आश्रम में क्या होगा? गांव के लोग आश्रम का प्रचार प्रसार भी खूब अच्छे से कर ले रहे थे। 2 दिन पंडित जी प्रवचन करेंगे सुबह, फिर दिन में उनकी बड़ी बेटी यानी संध्या दीदी महिलाओं को प्रशिक्षण देंगी। शाम के समय छोटी दीदी यानी पूजा दीदी प्रशिक्षण देंगी। दिव्या को काम सौंपा गया किशोरियों को जागरूक करने के लिए। उसे संध्या खूब तैयार करके लाई है। आश्रम का बोर्ड भी लग गया है। कुछ लोगों को यह अजीब लग सकता है कि किसी आश्रम का नाम बेटू आश्रम भी हो सकता है, लेकिन इस गांव वालों का भावनात्मक लगाव है इस नाम से। बनारस वाली की इकलौती संतान को सब बेटू नाम से ही जानते थे। जब बेटू संसार से विदा हो गया तो उसके नाम पर यह आश्रम बनाकर उसकी माँ ने सब के दिलों में उसे बसा दिया। आश्रम के हॉल में बेटू की बड़ी सी तस्वीर लगी है। तस्वीर पर गेंदे गुलाब की सघन बड़ी सी माला पड़ी है। माला की सुगंध पूरे सभागार में भरी हुई है। जो भी आश्रम के इस सभागार में झांकता है या आता है वह इसके प्रभाव से बच नहीं पाता। बनारस वाली कह रही हैं लोगों से, इस आश्रम में वैसे ही काम होंगे जैसे बेटू को पसंद थे। वह चाहता था गांव में सब स्वस्थ हों, निरोग हों, तो योग से ही सब निरोग हो जाओ। पंडित जी का पूरा परिवार ही योग वाला है। उनके साथ विमल इसीलिए आया है कि यहाँ योग सिखा सकें। सभी लोग जुटे पड़े हैं। 5 दिन तक दिन भर सीखना सिखाना चलता रहेगा। जो जो लोग सीखने में अच्छे रहेंगे
वे आगे दूसरे लोगों को सिखाएंगे। बेटू चाहता था गांव की औरतों के पास भी अपनी कमाई हो, तो यहाँ सिलाई कढ़ाई से डलिया चटाई तक सब बनाने सजाने का काम सिखाया जाएगा। शुरुआत हो ही गई है, आगे की व्यवस्था करनी है। बेटू हमेशा अपने से छोटों को पढ़ने में मदद करता था। इस आश्रम में जो भी जुड़ेगा वह इसे आगे बढ़ाएगा, छोटों को पढ़ाएगा। अपने मन से जो लोग जुड़ते जाएंगे उनके भले के लिए हम भी कुछ न कुछ करते ही जाएंगे। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, कमेंट करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें।